हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। मैं कौशल यादव। कल आपको पुरातात्विक स्रोत चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने कल कुछ अभिलेख के बारे में भी बता दिया था आपको। तो आज हम लोग अभिलेख देखेंगे। मैंने इस बोर्ड पे नोट कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़, ये जो अभिलेख है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। हमने नोट कर रखा है स्तंभ लेख, स्थल, संबद्ध व्यक्ति, समय और अभिलेख की विषय वस्तु। सबसे पहला अभिलेख देखेंगे हम लोग गरुड़ स्तंभ लेख। ये आपका बेसनगर विदिशा में स्थित है। इससे संबंधित व्यक्ति था वो भागभद्र थे। यह शुंग काल का है। इसकी जो विषय वस्तु है इम्पोर्टेंट है। इंडो बैक्ट्रियन शासक एंटियालकिडस, जो 115 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक के राजदूत हेलियोडोरस ने विष्णु मंदिर के सम्मुख स्थापित किया था। इस अभिलेख में देवों के देव भगवान वासुदेव का समर्पित है यह अभिलेख। आपका दूसरा अभिलेख आता है अयोध्या प्रस्ताव अभिलेख। यह अयोध्या यूपी में है। इससे संबंधित व्यक्ति धनदेव थे। यह शुंग काल का है। यह अभिलेख संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में है। संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख यही है। इससे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। इसी से पता चलता है कि उसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। इसी अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का जानकारी मिलती है। इसके बाद आपका आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इससे जो संबंधित व्यक्ति थे वो कलिंग नरेश खारवेल थे। यह आपका चेदी वंश का है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम जैन धर्म का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का उल्लेख करने वाला सर्वप्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में खारवेल को भिक्षुराज की उपाधि दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसके बाद आपका आता है नासिक अभिलेख। यह नासिक महाराष्ट्र में है। गौतमी बलश्री इससे संबंधित व्यक्ति हैं। सातवाहन वंश का है यह अभिलेख। इस अभिलेख को वशिष्ठपुत्र पुलगामी का इसी अभिलेख को वशिष्ठपुत्र पुलगामी का नासिक अभिलेख भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। ये जूनागढ़ गुजरात में है। इससे संबंधित व्यक्ति रुद्रदामन है। ये शक वंश का है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में ही सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु और लक्ष्मी जी का भी उल्लेख मिलता है। आइए आगे का देखते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। यह आपका इलाहाबाद में है। संबंधित व्यक्ति इसके समुद्रगुप्त हैं। समय गुप्तकालीन है। इसकी रचना हरिशेण के काव्य शैली में मिलती है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है एरड़ स्तंभ लेख। एरड़ एमपी में है। समुद्रगुप्त संबंधित व्यक्ति इसके समुद्रगुप्त हैं। इसका समय गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख विदर्भी शैली में है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त की व्यक्तित्व की जानकारी देता है। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। यह आपका इम्पोर्टेंट अभिलेख है एरड़ स्तंभ लेख। इसका आपका आता है उदयगिरी गुहा लेख। यह उदयगिरी एमपी में है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। गुप्तकालीन वंश का है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी प्रदेशों के विजय की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। ठीक है। इसके बाद आपका महरौली का स्तंभ लेख आता है। यह महरौली दिल्ली में है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। गुप्तकालीन है समय इसका जो है। यह स्तंभ लेख ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। और यह तत्कालीन धातुओं में सबसे उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद आपका गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख आता है, जो जूनागढ़ में है। संबंधित व्यक्ति स्कंदगुप्त हैं। यह गुप्तकालीन समय का है। इसी से पता चलता है कि सुदर्शन झील की बांध पुनः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत गिरनार नगर के पुरपति का मतलब प्रधान होता है, चक्रपाली ने कराया था। इस झील
इसे क्या नाम अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का जो बांध है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण गिरनार नगर के जो प्रधान थे चक्रपाली ने कराया था। ठीक है, चक्रपाली ने ही सुदर्शन झील पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। जो सुदर्शन झील का बांध था उसके ऊपर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद आपका आता है भीतरी स्तंभ लेख। यह भीतरी यूपी में है। इसका जिस शासक संबंधित है स्कंदगुप्त हैं। समयकालीन इसका गुप्तकालीन है। इस अभिलेख से हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। इस अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। तो चलिए अभी कुछ और आपके बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे का देखते हैं। एरड़ अभिलेख, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एरड़ अभिलेख के बारे में, जो आपका समुद्रगुप्त के शासक था, गुप्तकालीन वो भी था। यह आपका दूसरा एरड़ अभिलेख है जो आपके एरड़ एमपी में है। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति भानुगुप्त हैं, गुप्तकालीन समय का है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उसकी पत्नी के चिता में सती होने का प्रमाण मिलता है। मतलब प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का यह सर्वप्रथम अभिलेख है जहाँ से प्रमाण मिलता है सती प्रथा का। आपका सेकंड नंबर पे आता है भिलसड़ स्तंभ लेख। यह भिलसड़ एटा में है। इसे संबंधित व्यक्ति कुमारगुप्त प्रथम है। यह भी गुप्तकालीन समय का है। इस अभिलेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आपका आता है बिहार स्तंभ लेख। यह बिहार शरीफ पटना में है। इससे संबंधित व्यक्ति स्कंदगुप्त हैं। यह भी गुप्तकालीन समय का है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एरड़ स्तंभ लेख। ये एरड़ एमपी में, ये बुद्धगुप्त के समय का है। ये भी गुप्तकालीन है। इसमें चंद्रमुखी भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। इसमें चंद्रमुखी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में सप्ताह के दिनों के नामों का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर होगा एरड़ स्तंभ लेख। इसके बाद आपका आता है मथुरा स्तंभ लेख, जो मथुरा में है, यूपी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। ये भी गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इसके बाद आपका आता है एहलोल अभिलेख। ये एहलोल में है। ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, चालुक्य शासक थे। यह लेख एहलोल के विष्णु मंदिर में स्थित है। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है एलोरा गुफा लेख। ये एलोरा में है। दंतगुप्त के समय का, राष्ट्रकूटों के समय का है। इसका शासक दंतगुप्त थे। यह लेख एलोरा गुफा के दशावतारा गुफा में स्थित है। यह लेख एलोरा गुफा के दशावतारा गुफा में स्थित है। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख थे जो आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। तो कल हम लोग साहित्यिक स्रोत देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।